Good morning students. Today I will discuss very important electron displacement effect, hyperconjugation. It is also called no bond resonance or Baker-Nathan effect. Baker-Nathan साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसलिए बेकर-नाथन इफेक्ट बोलते हैं. अभी आगे बताऊंगी व्हाई इट इज़ कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. तो व्हाट एक्चुअली द हाइपर कंजुगेशन इज? हाइपर कंजुगेशन इज जनरली द एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट की एक्सटेंशन है ये. अब सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ नॉर्मल कंजुगेशन. नॉर्मल कंजुगेशन आपने पढ़ी हुई है. उसमें क्या होता है, आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट डीलोकलाइज्ड इनटू पी ऑर्बिटल, ठीक है. लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन. देखो सबसे मेन बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है. कहाँ पर होता है? एडजेसेंट अनफिल्ड पी ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन होगा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का. अब you all know that normal electron releasing inductive effect of alkyl groups that is in this order कि मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, देन इथाइल आता है, देन आइसोप्रोपाइल आता है एंड देन टर्शरी ब्यूटाइल आता है, ठीक है. लेकिन बेकर और नाथन जो है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन कंजुगेटेड सिस्टम की बात कर रही हूँ, आगे और केस भी डिस्कस करेंगे. अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप रिवर्सेस देयर कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. उनकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की कैपेसिटी है उसको रिवर्स कर देता है अगर आप एल्काइल ग्रुप को कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लगा दे. जैसे ये कंजुगेटेड सिस्टम है, इसके साथ अगर आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो प्लस आई इफेक्ट जो उनकी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो हमने ऑर्डर पढ़ा हुआ है ये ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाता है. तो उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बाय सम अदर फिनोमिना अदर देन इंडक्टिव इफेक्ट एंड दे नेम्ड दिस इफेक्ट एज हाइपर कंजुगेशन. उन्होंने उसका नाम दिया हाइपर कंजुगेशन, ठीक है. तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? हाइपर कंजुगेशन में वेन एवर देयर इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इन कंजुगेशन देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है दे एंटर इनटू द कंजुगेशन, ठीक है. तो यानी कि जो हाइपर कंजुगेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर. जैसे जैसे आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम का नंबर आपका बढ़ता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है आर ग्रुप का वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है. तो इसी वजह से हाइपर कंजुगेशन में जब आपने यहाँ कंजुगेटेड सिस्टम के साथ मिथाइल लगाया, मिथाइल में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा. इथाइल में आप देख रहे हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है जब ये इसके साथ अटैच है, और यहाँ पर आपके 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है. तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है दैट ऑलवेज डोमिनेट्स द इंडक्टिव इफेक्ट. ये आगे मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी. तो इन जनरल आपको हाइपर कंजुगेशन पता चल गया ना. हाइपर कंजुगेशन में क्या होना है, डीलोकलाइजेशन होना है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स में या पाई ऑर्बिटल यू कैन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन. कौन कौन से कंपाउंड्स आपके हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे? फर्स्ट, सबसे पहले जो भी कंपाउंड है आपका दैट मस्ट हैव यू कैन से एटलीस्ट
1 sp2 हाइब्रिड कार्बन, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एडजेसेंट पे जो कार्बन एटम है दैट शुड बी sp3। ठीक है, यानी कि जो अल्फा कार्बन है वो आपका sp3 होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। मॉलिक्यूल शुड हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो ये नहीं होगा। अब जैसे सबसे पहले हम केस देखें, सपोज करो ये हमारा स्ट्रक्चर है, sp2 है। अब देखो क्या ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है? कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और उस sp2 के एडजेसेंट में जो कार्बन एटम है वो sp3 होना चाहिए, और उस sp3 पे कोई ना कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायंस की बात करते हैं। कार्बोकैटायन ले लीजिए, फ्री रेडिकल ले लीजिए, कुछ भी। sp2 हैं ये दोनों, sp2 ये sp3 हो गए, और आप देख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कार्बोकैटायंस हैं आपके, और फ्री रेडिकल हैं ये भी आपके हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। अब सपोज करो मैंने कंडीशन कर दी कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस ले दिया। अब देखो ये sp2 तो है, ये sp3 है, बट sp3 पर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, sp3 कार्बन एटम पे नहीं है, तो इसके अंदर कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कंपाउंड में एक एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, उसके साथ एडजेसेंट sp3 होना चाहिए, और उस sp3 वाले कार्बन एटम पर कोई ना कोई अल्फा हाइड्रोजन हर हाल में प्रेजेंट होनी चाहिए। बहुत डिटेल में करेंगे हम हाइपर कंजुगेशन। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई पॉइंट, आप हाइपर कंजुगेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो हाइपर कंजुगेशन किस किस में होती है? तो हाइपर कंजुगेशन आपकी एल्कीन्स में होती है, हाइपर कंजुगेशन आपकी कार्बोकैटायंस में होती है, आपकी फ्री रेडिकल्स में होती है, यानी कि सभी में होती है। ठीक है, इन सब में अल्फा हाइड्रोजन एटम वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही नाइट्रो कंपाउंड्स में भी होती है, नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जैसे CH3NO2 है, अभी आगे करेंगे। तो ये sp3 है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका नाइट्रो कंपाउंड भी हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं। कार्बन आयंस में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होती, नो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, क्योंकि कार्बन आयन में जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कोई वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन आपको पता चल गया मेरे ख्याल से किस किस कंपाउंड्स में होगी। अब हम केस लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, कैसे डीलोकलाइजेशन हो जाती है, क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले ऑर्बिटल डायग्राम से बता दूं कि जैसे सपोज करो ये आपका एल्कीन है, पाई एक इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, और ये सपोज करो इसके पाई बॉन्ड है। ठीक है, और इस सिस्टम को अब आपने किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच कर दिया, और ये सपोज करो उसका सिग्मा ऑर्बिटल है। इस सिग्मा ऑर्बिटल में हाइड्रोजन आपके होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका क्या है,
ये आपका एल्कीन का पाई बॉन्ड है। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो कंजुगेशन होती है सिग्मा पाई, क्या होता है कि ये जो आपका है पाई बॉन्ड, इसमें तो कोई रोटेशन होती नहीं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड दैट इज़ फ्री टू रोटेट, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो क्या करता है ये बहुत फास्ट रोटेशन करता है। तो कभी आपकी इस सिग्मा हाइड्रोजन के साथ ही यहाँ पर ये एक ही प्लेन में आ जाते हैं और कंजुगेशन हो जाती है, डीलोकलाइजेशन हो जाती है, कभी इस हाइड्रोजन के साथ होगी कभी इस हाइड्रोजन के साथ होगी, उस बेसिस पर आपके अलग अलग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम केस लेते हैं प्रोपीन का, केस लेते हैं प्रोपीन। क्या अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करने हैं, व्हाट इज प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या होगा, ये सिग्मा यहाँ शिफ्ट हुआ, ये आपका यहाँ शिफ्ट हुआ, तो नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस का ही एक्सटेंशन है, तो आपको वही डबल हेडेड एरो से ही दिखाना है। जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन के पास आपके रहेगा प्लस चार्ज H प्लस। ठीक है, और ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला तो मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। ये हो गया आपका CH2 नेगेटिव। अभी मैंने इस हाइड्रोजन की मूवमेंट दिखाई, नेक्स्ट में सपोज करो आप इस हाइड्रोजन की मूवमेंट दिखा रहे हैं, और नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस हाइड्रोजन CH, ये जो इस बॉन्ड की आप डीलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं। तो ये आपके 4 स्ट्रक्चर हो गए आपके प्रोपीन के। ठीक है, तो इन 4 स्ट्रक्चर्स में से अब आप देख रहे हैं 3 स्ट्रक्चर आपके पोलर हो जाते हैं। पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है। अभी बताती हूँ पोलर से क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इट इज़ कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो क्या है, अब आप देख रहे हैं ये जो इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, इसके अंदर सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स थे CH बॉन्ड के, ये वाले ये वाले ये वाले, दैट डू नॉट हैव एनी कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे इसके बीच में नहीं है, यहाँ इसके बीच में नहीं है, यहाँ इसके बीच में नहीं है, तो नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी वजह से हम इसको हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है दैट डजंट सेपरेट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं कि H प्लस हो गया तो छोड़ के चला जाएगा, इट कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द मॉलिक्यूल, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो जो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस है वो वायलेट हो जाएगी। रेजोनेंस की कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, एटम मूव नहीं होंगे आपके, एटम का जो पोजीशन है वो आपकी सेम रहेगी, आपके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। तो हाइड्रोजन आयन आपका यहीं रहेगा, इनके बीच में ये पोलैरिटी हो गई है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है नो डाउट, बट कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ये आपका उसको छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, देन एक और अभी यहाँ पे ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के जो होते हैं दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि उस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन अगर 3 क्या होता है, नंबर जितना भी है अल्फा हाइड्रोजन का उसमें 1 ऐड कर देना। जैसे ये अब हम इथीन की बात कर रहे हैं, इथीन के मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रखे हैं, तो ये 4 स्ट्रक्चर हो गए। तो इथीन के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 इसके 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए। और जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
ये पॉइंट आपने नोट करना है। अभी कार्बोकैटायन का केस लेके आपको बताती हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि अब आप ये देख रहे हैं 3 स्ट्रक्चर आपके पोलर बन गए, ठीक है। पोलर बनने से अब क्या है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइपोल मोमेंट इन प्रोपीन। प्रोपीन का जो है डाइपोल मोमेंट होता है जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा होता है। इथीन का तो होगा ही नहीं, सिमेट्रिकल है। प्रोपीन का थोड़ा सा होता है, तो ये 0.36 होता है ड्यू टू दिस पोलैरिटी। एंड सेकेंडली, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो नॉर्मल कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होती, ठीक है। बट वो शॉर्टन हो जाती है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो वो शॉर्टन इसीलिए हो रही है क्योंकि इट एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो जो भी आपका मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन बॉन्ड होता है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हमेशा शॉर्ट होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज़ कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये प्रोपीन का केस लिया मैंने, इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो इथाइल कार्बोकैटायन के। कर देती हूँ एक बार जल्दी ड्रॉ। HCHH, ये आपका हो गया फर्स्ट, देन HC, इसके बीच का सपोज करो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये H+ हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड CH2H, और नेक्स्ट में सपोज करो ये वाला शिफ्ट हुआ तो H+C डबल बॉन्ड CH2HH, और नेक्स्ट में सपोज करो आपका यहाँ बॉन्ड नहीं होगा, HCH, ये शिफ्ट हुआ तो H+ और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगेन देखा था आपने 3 थे आपके, तो 4 आपके इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए। तो कार्बोकैटायंस की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकैटायंस में अगर आप लें CH3+, अब CH3+ में नो अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके हो गए 0। N+1 का मतलब ये नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो उसमें भी 1 जोड़ देंगे आप, एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो मिथाइल के आपके कोई हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं आपका, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके 4 स्ट्रक्चर, ये 4 लिखे हुए हैं। अगर आप आइसोप्रोपाइल CH3CH+ की बात करेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 7 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और अगर आप टर्शरी की बात करेंगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, उल्टा हो गया, हाँ ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है ना, तो टर्शरी ब्यूटाइल आपका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और बिल्कुल सेम केस आपका फ्री रेडिकल का होता है। फ्री रेडिकल भी आपका टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मिथाइल सबसे कम होता है, ठीक। एल्कीन का केस अगर मैं एक लूँ आपको, सिंपलेस्ट अभी ले रहे हैं, बाकी एप्लीकेशन पोर्शन में करेंगे। जैसे कि इथीन है, प्रोपीन लिया आपने, 2 ब्यूटीन लिया, तो इनकी आपको स्टेबिलिटी कह दी। तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये लिस्ट स्टेबल होगा इसमें। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बराबर में जो आपका एल्काइल ग्रुप है उस पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये देख के, अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। देन
मैंने आपको एक पॉइंट बताया था और अभी भी दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। ये आपने जो 3 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट स्टडी किए, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, इन सब में से रेजोनेंस का आपका सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, रेजोनेंस का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव। ये हम कार्बोकैटायन में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि जो इफ़ेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन होता है दैट इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अगर ये पॉइंट आप माइंड में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर इंडक्टिव इफ़ेक्ट को आप प्रेफरेंस दे दोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। आपको हाइपर कंजुगेशन जो है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। क्यों हाइपर कंजुगेशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में देयर इज़ टोटल डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में देयर इज़ पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी वजह से क्या होता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट का जो इफ़ेक्ट है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन जिसमें कि टोटल डीलोकलाइजेशन होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको कहा है कि आप स्टेबिलिटी बताइए प्रोपीन की और 1 ब्यूटीन की। तो देखने से तो आपको, अब अगर आप आई इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हैं तो आई इफ़ेक्ट किसका ज़्यादा होता है? इथाइल का ज़्यादा होता है मिथाइल से। ठीक है, तो आई इफ़ेक्ट आपका क्या कहता है कि जो ब्यूटीन है, ब्यूट 1 इन है, दैट शुड बी मोर स्टेबल देन प्रोपीन। बट एक्चुअल क्या ट्रेंड होता है? एक्चुअली में जो प्रोपीन होता है दैट इज़ मोर स्टेबल देन ब्यूट 1 इन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट को कम आपकी डोमिनेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। अगर इंडक्टिव इफ़ेक्ट को मिलती होती तो क्योंकि इथाइल का इंडक्टिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है तो ब्यूट 1 इन आपकी ज़्यादा स्टेबल होती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका हाइपर कंजुगेशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। आप देखिए प्रोपीन के अंदर आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंजुगेशन के साथ, जो कार्बन एटम है अल्फ़ा, और यहाँ पर आपके 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि हाइपर कंजुगेशन का इफ़ेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट से, एंड वाई प्रोपीन इज़ मोर स्टेबल देन ब्यूट 1 इन। इज़ इट क्लियर? तो ये आपका था हाइपर कंजुगेशन का बेसिक आपका कंसेप्ट। अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस लेते हैं हाइपर कंजुगेशन की। तो एक एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल में, और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल की वाई टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। इसको अब हम डिटेल में यहाँ पर दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, देन हमने एक और ये वाला भी ब्रीफ में ले देती हूँ। मैंने शॉर्टनिंग बताया आपको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की शॉर्टनिंग हो जाएगी जो कि एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड है। तो इथीन का केस मैंने आपको, प्रोपीन का केस ऊपर बताया था। प्रोपीन के अंदर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.48 एंगस्ट्रॉम थी। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ है यहाँ पोलर डेवलप हो रहा है, तो मैं डाईपोल मोमेंट की भी यहीं बात कर देती हूँ। मैं केस ले रही हूँ
नाइट्रो कंपाउंड्स का। अब जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, जो उसमें हाइपर कंजुगेशन में आपने देखा कि जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं दे शो कंसिडरेबल पोलैरिटी, और बॉन्ड लेंथ जो है आपकी वो भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे अब मैं आपको अगर एग्जांपल लेके बताऊं, नाइट्रोमीथेन, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट एक ही स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका CH2 हो गया, ये H+, यहाँ डबल बॉन्ड N हो गया, O नेगेटिव हो गया और O। तो इनका डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज पोलैरिटी डेवलप हो गई, और जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो भी लेस होगी। जितनी नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की होती है उससे लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एक्वायर हो गया। सिमिलर जो है आपका होता है एसीटोनाइट्राइल में। एसीटोनाइट्राइल में भी सेम इफेक्ट आपका होगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर हो जाएगी। तो ये आपका कोई ख़ास मेन इफ़ेक्ट नहीं था। अब आपके दो मेन आपकी एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत आपके यूज़ होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज़ होंगी। फर्स्ट तो ना कहूँ मैं इसको, थर्ड आप कहेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि जैसे एरोमेटिक रिंग के ऊपर मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो वो उसकी आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो आपका वो जो सब्सटीट्यूएंट है वो कहाँ जाके लगेगा, तो एल्काइल ग्रुप के केस में ऑर्थो पैरा पे लगता है। तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में सिंपलेस्ट आप एग्जांपल लीजिए टॉल्विन का। CH3 होता है टॉल्विन में, तो हाइपर कंजुगेशन में इसमें शो कर रही हूँ क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आपके आ गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों हाइड्रोजन एज सच हैं और ये H+। नेक्स्ट में क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज विल मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर। नेक्स्ट में आपके हो गया ये आपका यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड ऊपर का भी एज सच प्रेजेंट है, और उससे नेक्स्ट में ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा। तो नेक्स्ट आपका हो गया ये इधर ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH+H। तो ये मैंने अभी आपका एक सिग्मा बॉन्ड लेके किया है। अब ऐसे आपके 6 मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्लियर है? 6 मोर में एक बार 3 स्ट्रक्चर्स में ये हाइड्रोजन और 3 में ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। और अब आप देख रहे हैं कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। ठीक है, तो इसीलिए जो टॉल्विन है उसमें जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर आप उसकी कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे मैं अगर अब आपको रिएक्शन दिखाऊं, टॉल्विन आपने लिया, आपने और उसकी जो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सपोज करो आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑर्थो पर जाके लगेगा नाइट्रो ग्रुप और पैरा पे जाके लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो एक और मैं आपको बहुत ही अच्छा केस बताती हूँ जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। सपोज करो ये आपका डाई सब्सटीट्यूटेड है, आपने लिया, एक पर मिथाइल लगा है और एक पे आपके टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है, और इसकी आपने नाइट्रेशन कर दी। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज
your final product is this. Which also shows that effect of hyperconjugation is greater than that of inductive effect. ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रो है दैट गोज ऑर्थो टू द मिथाइल ग्रुप, नोट टू द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप. टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट वो ऑर्थो पोजीशन पे नहीं गया, क्योंकि जो टर्शरी ब्यूटाइल है यहाँ कार्बन पर आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना, तो दैट कैन नॉट शो हाइपर कंजुगेशन. ठीक है, हालांकि इसका प्लस आई तो ज़्यादा है, प्लस आई इज़ मोर, बट नो हाइपर कंजुगेशन. इसका प्लस आई इससे तो कम था बट है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन है. अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट हैं एंड लॉट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर इन केस ऑफ टॉल्विन. तो जिससे कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से आपका मिथाइल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट आपका ये ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, ना कि टर्शरी ब्यूटाइल के विद रिस्पेक्ट. क्लियर? Then last and most important application of hyperconjugation is to determine the relative stability of alkenes. अगर आप इसको मेरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखते हैं तो आपकी कभी भी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने का कोई क्वेश्चन आपका जो है वो गलत नहीं हो सकता. अब इन जनरल आपने पढ़ा हुआ है एल्कीन्स का कि जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैव लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी कम होती है वो एल्कीन उतनी ही आपकी स्टेबल होगी. ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है. जितने सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अभी आप देखेंगे क्योंकि जितने सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसमें उतना ही अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, उतना ही हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा. ठीक है, और इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की फॉर्म में भी स्टडी करते हैं. जितनी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा होती है उतनी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. अब हम केस लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल करिए आप. ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है जिसमें 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन आपने लिया. आप देख रहे हैं इसमें 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है. देन नेक्स्ट लीजिए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आर देयर. ठीक है, देन 6 वाले ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं. यहाँ पर आपके 3 स्ट्रक्चर आपके बन सकते हैं 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन के. एक ये 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, एक आपका 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन ये हो गया. ये जेमिनल है आपका, ये आपका ट्रांस है. एक आपका हो गया सिस बना दिया मैंने. ठीक है, यहाँ भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है. और अब मैं आपका एक केस बना दूँ सिंपलेस्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन ले दिया, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है. और नेक्स्ट लास्ट ले दिया मैंने इथीन, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी. तो 12 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 9 से, 9 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 6 से. अब 6 वाले में क्या ट्रेंड रहेगा वो मैं आपको बहुत डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अभी आप फ़िलहाल याद रखिए कि जेमिनल इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांस देन सिस, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा प्रोपीन, और उसके बाद आपका आ जाएगा इथीन जिसके अंदर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, ये ऑर्डर आपको क्लियर है. यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा अभी कि वाई जैम इज़ मोर स्टेबल देन
ट्रांस एंड ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला केस ये आपका था। तो ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस, पहले ये कर लेते हैं। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि सिस में जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से क्लोज हैं, और क्लोज होने की वजह से उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो रिपेल करेंगे आपस में, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जब रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। जबकि ट्रांस में क्या होता है, जो बिगर ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट साइड पर होते हैं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है तो ट्रांस की जो स्टेबिलिटी है वो सिस से ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैंने ट्रांस और सिस का बताया आपको, क्लियर है। अब हम करते हैं कि जैम की ज़्यादा क्यों होती है ट्रांस से। अगेन हाइपर कंजुगेशन। अगर मैं जैम लेती हूँ एल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसका मैंने हाइड्रोजन ऐसे दिखाया, और एक ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मैं सिर्फ शो करूँगी कि ये इधर मूव हो जाएगा और ये इधर मूव हो जाएगा। ये हो गया आपका H+ CH2, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड C, और ये हो गया आपका CH2- और CH3। ठीक है, इसी तरह एक मैं ट्रांस का बना देती हूँ। ये इधर मूव किया, ठीक है, और ये वाला इधर मूव कर जाएगा। तो नेक्स्ट इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया, H+ CH2 डबल बॉन्ड C, और ये आपका हो गया C- H CH3 और ये H। अब इन दोनों हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए। देखो क्या हुआ, एक तो ये जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना, इसमें ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और आपको पता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू मोनो। और सेकेंडली एक और केस देखिए, जो जब ये आपका स्ट्रक्चर बना, ये कार्बन आयन बन गया, ठीक है, ये कार्बन आयन आपका क्या है, प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है। और ट्रांस के केस में आप देखिए, जैम के केस में प्राइमरी, ट्रांस के केस में आपका जो कार्बन आयन बन रहा है दैट इज सेकेंडरी। और कार्बन आयन की भी स्टेबिलिटी आपको पता है, प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो दोनों फैक्टर्स डाई सब्स्टिट्यूटेड, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और प्राइमरी कार्बन आयन, दोनों ही आपके ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड। दैट्स वाई जैम इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांस। ठीक है, फाइनल। तो क्लियर है अब आपको जैम, ट्रांस और सिस का। ठीक है, एक और लास्ट केस ले देती हूँ आपका, ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या होता है, C4H8। ब्यूटीन के आपके 4 स्ट्रक्चर हैं पॉसिबल, 1 ब्यूटीन, ठीक है, फिर आपका होगा 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन के 2 पॉसिबल हो गए, ट्रांस और सिस। ये सिस बनना आ गई, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है। और ये आपका हो गया सिस, एंड लास्ट वन ये आपका हो गया सिस 2 ब्यूटीन, और लास्ट वन आपका हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटाइलिन।
अब आपको इनकी स्टेबिलिटी कह दिया, एक्सप्लेन करो, तो मेरे ख्याल से अब आप शायद आराम से कर सकते हैं। ये जेमिनल है, तो सपोज करो दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, तो जेमिनल आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑर्डर हम कर चुके हैं, देन ट्रांस होगा, देन सिस होगा, और देन 1 ब्यूटीन सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि 1 ब्यूटीन के अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर। इन सब के अंदर, इन तीनों के अंदर कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन सब में ज़्यादा बनेंगे, 1 ब्यूटीन में आपके कम बनेंगे। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कम तो स्टेबिलिटी भी सबसे कम। तो इसी वजह से एल्कीन्स की स्टेबिलिटी आपकी सबसे 1 ब्यूटीन की आपकी सबसे कम रहेगी। ठीक है, तो आया ना इंटरेस्ट? हो सकता है इससे इंटरेस्टिंग हाइपर कंजुगेशन की एक्सप्लेनेशन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, और आपने ध्यान रखना है जहाँ पर हाइपर कंजुगेशन और आपके इंडक्टिव इफ़ेक्ट साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, तो हाइपर कंजुगेशन जो है दैट इज़ ऑलवेज डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो वहाँ पर आपको हाइपर कंजुगेशन को प्रेफरेंस देनी है। जनरली बच्चे वो प्रोपीन और जो 1 ब्यूटीन का केस बताया था मैंने, अगर उसकी स्टेबिलिटी दे देते हैं, क्योंकि 2 ब्यूटीन को सारे एक्सप्लेन करते हैं, हर बुक में एक्सप्लेन है कि 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल देन प्रोपीन, लेकिन ये कभी किसी बुक में आपको गिवन नहीं है कि जो प्रोपीन है दैट इज़ स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। तो इस कंसेप्ट में आपने यही देखा कि जो हाइपर कंजुगेशन है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा था इंडक्टिव इफ़ेक्ट से, इसीलिए आपकी प्रोपीन ज़्यादा स्टेबल हुई देन 1 ब्यूटीन। तो आई थिंक अब हाइपर कंजुगेशन के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।